नमस्कार बच्चों मैं आरके कुशवाहा। बच्चों आज क्लास 12 की फिजिक्स में हम आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स। इसमें सन 2013 का पेपर हमने लिया है और ये पेपर स्क्रीन पे शो होने लगा है। सबसे पहले बच्चों हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम डिटेल में कराएंगे, मतलब किसी भी क्वेश्चन का आंसर कैसे आया है तो एकदम आपको डिटेल में बताएंगे। बच्चों आप लोगों को अगर फिजिक्स में 70 में 70 नंबर लाना है, यानी बहुत अच्छा टारगेट बनाना है, तो याद रखना सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ध्यान दिया करो। आपके नज़र में ये बहुत छोटी चीज़ होगी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो यूं ही लगा देंगे। बच्चों याद रखना सबसे बड़ी चीज़ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आपने गलत लगा दिया तो दुनिया में आपको कोई भी उसका मतलब बिल्कुल नंबर दे ही नहीं सकता। और अगर आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही लगा दिया तो कोई भी नंबर एक भी पॉइंट नहीं काट सकता, याद रखना। तो अगर आपको सबसे अच्छे नंबर फिजिक्स में लाने हैं तो याद रखना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल सही होने चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर स्टार्टिंग बढ़िया हो तो अंत सही होगा। अगर आपने स्टार्टिंग एकदम वीआईपी कर दी है, अच्छी तरीक़ा से आपने सभी के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर कर दिए हैं, तो आपका अंदर भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहेगा। और अगर आपने स्टार्टिंग खराब की है तो याद रखना अंदर आप चाहे जितना भी अच्छा करो, अच्छा बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे शो होने लगा है। तो जो ये अनसॉल्व पेपर है और इसमें आज का पहला क्वेश्चन है कि परम शून्य पर शुद्ध जर्मेनियम विद्युत का कैसा होता है, यानी परम शून्य ताप पर जो जर्मेनियम है, जो शुद्ध जर्मेनियम है, वो कैसा बिहेव करता है। सुनना जरा ध्यान से, आपको बता दें कि परम शून्य ताप पर समझो ये कोई जर्मेनियम क्रिस्टल है और टेम्परेचर है यहाँ पर 0 केल्विन। बच्चों याद रखना कि परम शून्य ताप पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, परम शून्य ताप पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनकी जो संख्या होती है बच्चों वो कितनी होती है, शून्य होती है। परम शून्य ताप पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या शून्य होती है। और जब क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि का नाम जब किसी चालक में इलेक्ट्रॉन होते हैं तभी तो उसमें चालन धारा मतलब का नाम कंसीडर होती है, या यूँ कहते हैं चालन धारा उत्पन्न होती है। अब जहाँ पर का नाम इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो वहाँ पर करंट होने का कोई औचित्य ही नहीं है। तो परम शून्य ताप पर जब इलेक्ट्रॉन 0 होंगे तो इस वजह से बच्चों को जो चालक होगा वो कुचालक की तरह बिहेव करेगा। कैसा करेगा, कुचालक की तरह बिहेव करेगा। इस वजह से ऑप्शन तीसरा हमारा राइट आंसर होगा। और कभी कभी बच्चों ऐसा आ जाता है कि बताइए कमरे के ताप पर कोई चालक कैसा बिहेव करेगा। तो याद रखना कमरे के ताप पर कोई अगर चालक है वो बच्चों सुचालक जैसा बिहेव करेगा। कैसा करेगा, सुचालक जैसा। फिलहाल हमारा ऑप्शन कुचालक राइट आंसर होगा, क्योंकि परम शून्य ताप पर फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या शून्य होती है। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई डी टी समतुल्य किसके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अगला जो क्वेश्चन है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी किसके बराबर है। बच्चों आपने एम्पियर इक्वेशन पढ़ा होगा और एम्पियर पर्वतीय समीकरण, और मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने एम्पियर पर्वतीय इक्वेशन यानी एम्पियर के इक्वेशन में करेक्शन किया था। और करेक्शन करते टाइम उन्होंने एक स्पेशल टर्म उसमें ऐड किया था, जिस स्पेशल टर्म को हम यानी करंट के का नाम पदों में देखते हैं। तो उन्होंने ऐड किया था उसमें डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या, डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसे आई मतलब रिप्रेजेंट करते हैं। और इन्होंने कहा था कि डिस्प्लेसमेंट करंट की जो वैल्यू होगी वो डी फाई ई अपॉन डी टी। ठीक, अब क्वेश्चन बच्चों ये उठता है डिस्प्लेसमेंट करंट होता क्या है। देखिए डिस्प्लेसमेंट करंट को हम कहते हैं विस्थापन धारा। एक होता है चालन धारा। चालन धारा क्या है, चालन धारा क्या है सुनना जरा ध्यान से। जैसे अगर कोई हम यहाँ पर संधारित्र ले लें, ठीक, इस संधारित्र को अगर हम किसी बैटरी से कनेक्ट करें या किसी सप्लाई से कनेक्ट करें तो, और ये क्या है, तार है, कोई वायर है। तो संधारित्र को जिस वायर से जोड़ा जाता है उस वायर में जो करंट प्रवाहित होता है, यानी तार में प्रवाहित होने वाले करंट को हम नाम देंगे चालन धारा। कौन सी धारा बच्चों, चालन धारा। जो किसी चालक तार में करंट प्रवाहित होता है हम ऐसी धारा को चालन धारा कहते हैं। लेकिन मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने यहाँ पर एक स्पेशल करंट का डिस्कवर किया जिसे नाम दे दिया विस्थापन धारा यानी डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये क्या होता है, मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने बताया कि विस्थापन धारा
जब उत्पन्न होती है जब इलेक्ट्रिक फील्ड परिवर्तनशील होगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वैद्युत क्षेत्र परिवर्तनशील होगा तो वैद्युत क्षेत्र के परिवर्तनशील होने की वजह से कौन सी धारा उत्पन्न होगी? विस्थापन धारा उत्पन्न होगी। अगर पेपर में आ जाता है कि विस्थापन धारा किसे कहते हैं तो वहां पर तुम आंसर ये लिखना कि अगर वैद्युत क्षेत्र परिवर्तनशील है, या यूं कह लें कि वैद्युत क्षेत्र परिवर्तनशील होने की वजह से जो धारा उत्पन्न होती है उसे हम विस्थापन धारा कहते हैं। ठीक, वैद्युत क्षेत्र परिवर्तनशील होने की वजह से जो धारा उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं? विस्थापन धारा कहते हैं। तो इसीलिए ये जो टर्म है मैक्सवेल नामक इक्वेशन, मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने इस टर्म को नाम दिया था आइडियल डिस्प्लेसमेंट करंट। तो हमारा इसमें ऑप्शन है पहला आवेश, दूसरा विभव, तीसरा धारिता के और चौथा है धारा के। और बच्चों ये कौन सी धारा है? विस्थापन धारा। तो इसीलिए हमारा चौथा ऑप्शन राइट होगा। ठीक, ये जो करंट है विस्थापन धारा कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट करंट कहलाता है। विस्थापन धारा क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र में अगर परिवर्तन है तो वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होने की वजह से विस्थापन धारा उत्पन्न होगी। बच्चे पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो जो अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का यूनिट क्या है? ठीक, तो याद रखना चुंबकीय फ्लक्स का जो यूनिट होता है बच्चों वेबर होता है। ठीक, और जबकि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स और वैद्युत फ्लक्स में डिफरेंस याद रखना। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक फार्मूला होता है बी ए, समझो। ठीक, और जबकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी वैद्युत फ्लक्स ई ए, इसका मतलब बच्चों बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक, ये वैद्युत फ्लक्स है। ये कौन सा फ्लक्स है? वैद्युत फ्लक्स। ठीक, तो इसका मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, जबकि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक यहाँ पर क्या है बच्चों? वेबर है। तो हमने फ्लक्स का एक कंप्लीट वीडियो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, आप उसे देख लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है कि तृतीय क्रम में अदीप्त फ्रिंज पर दो व्यतिकारी तरंगों के मध्य पथांतर क्या है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना हम इसे कैसे आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक, तृतीय क्रम में अदीप्त फ्रिंज पर दो व्यतिकारी तरंगों के मध्य पथांतर क्या है? तो देखिए एक चीज हमने आपको पढ़ाई थी, अगर हम अदीप्त की बात करें, अदीप्त फ्रिंजों के लिए जो बच्चों का नाम कंडीशन होती है वो cos फाई की वैल्यू, यानी cos फाई का मान होता है -1 होता है। कितना होता है? -1 होता है। अगर यहाँ पर इसलिए हम कालांतर की बात करें, जिसे हम फाई से रिप्रेजेंट करेंगे, वो बनेगा पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, इस टाइप से। यानी इसे हम कालांतर कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? कालांतर। ठीक, अगर मतलब अदीप्त फ्रिंजों की कंडीशन है कि cos फाई की वैल्यू -1 होनी चाहिए, और ऐसी स्थिति में जो का नाम फाई की वैल्यू होगी वो पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, यानी cos फाई की वैल्यू -1 है, cos 3 पाई की वैल्यू भी -1 होगी, cos 5 पाई की वैल्यू -1 होगी। ठीक, अब एक सूत्र याद रखना, पथांतर अगर हम यहाँ पर निकाल के आपको दिखाएं, पथांतर बराबर क्या होता है? λ/2 पाई इंटू कालांतर। इस फार्मूले को आप याद रखना। अब देखिए क्वेश्चन ये कहता है कि तृतीय क्रम में अदीप्त फ्रिंज पर दो व्यतिकारी तरंगों के मध्य पथांतर क्या है? तृतीय क्रम में, ये पहली कंडीशन, दूसरी, तीसरा क्रम ये है बच्चों। तो ये हमारा क्या रहेगा? कालांतर रहेगा, तीसरा क्रम। तो इस कालांतर को हमें सेट करना है, तो कालांतर की जगह पर हम वैल्यू पुट करेंगे 5 पाई। ठीक, अब देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 5 का लैम्डा मल्टीप्लाई करें तो 5 λ/2। ठीक, तो पथांतर निकल के आया है 5 λ/2, जो कि हमारा ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा बच्चों। ऑप्शन 3 हमारा कैसा आंसर होगा? राइट आंसर होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑप्शन, याद रखना। अगला क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है कि 20 मेगाहर्ट्ज की रेडियो आवृत्ति की तरंगों को प्रेषित करने हेतु आवश्यक एंटीना की लंबाई क्या होगी? क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 20 मेगाहर्ट्ज रेडियो की आवृत्ति, यहाँ पर 20 मेगाहर्ट्ज क्या है? एक तरीका से फ्रीक्वेंसी। 20 मेगाहर्ट्ज क्या है? फ्रीक्वेंसी। अगर मेगा हटाएं तो 10⁶ से गुणा होगा। ठीक, और एंटीने की लंबाई पूछ रहा है। देखिए बच्चों एंटीने की लंबाई का फॉर्मूला रहेगा, याद रखना, एंटीना की जो लंबाई रहेगी
स्मॉल एल से अगर हम उसे शो करें तो रहेगा सूत्र बनता है λ/4। एंटीना की लंबाई का जो फार्मूला है इसे आप याद रखना, λ/4। अब देखिए अगर हमें लैम्डा पता चल जाए तो हम आंसर निकाल सकते हैं। एक फार्मूला याद रखना आप, देखिए हम लैम्डा फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, F बराबर C/λ। F क्या है? फ्रीक्वेंसी है। तो अगर यहाँ से हम लैम्डा की बच्चों वैल्यू फाइंड करें तो ये हो जाएगा C/F। ठीक, C क्या है? प्रकाश की चाल है जो कि होती है 3 × 10⁸ और F क्या है? फ्रीक्वेंसी जिसकी वैल्यू है 20 × 10⁶। ठीक, अब ये पावर ऊपर जाएगी तो 8 - 6 हो जाएगा अपॉन 20, यानी 3 × 10, 8 से 6 माइनस किया 2 बचा। ठीक, और इसको हम लिख सकते हैं 10 का होल स्क्वायर यानी 100 अपॉन 20, 20 × 5 100, 5 × 15, यानी जो बच्चों लैम्डा निकल के आया वो कितना आया? 15 मीटर समझो। ठीक, अब इस लैम्डा की वैल्यू को अगर यहाँ पर हम यहाँ पुट कर दें तो L बराबर रहेगा 15/4, तो 4 × 3 = 12, 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 20, यानी 3.75 मीटर, जो कि बच्चों ऑप्शन हमारा पहला राइट आंसर है। पहला ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अगर आपको नहीं पता तो आप इसमें तुक्का बिल्कुल नहीं लगा सकते। इसका 90% आंसर गलत होने के चांसेस रहते हैं, तो आप लोग तुक्का मत लगाना। ये फिजिक्स है, हर एक ऑप्शन को सोल्व करके देखना। बढ़ते बच्चे अगले क्वेश्चन की, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि 4 हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन के निम्न संक्रमण में उत्सर्जित फोटॉन की आवृत्ति न्यूनतम क्या होगी? देखना जरा ध्यान से, कंडीशन यहाँ पर 4 है। पहली कंडीशन है बच्चों n बराबर 2 से n बराबर 1, और दूसरी है n बराबर 4 से n बराबर 2 में, और तीसरी बच्चों कंडीशन है n बराबर 4 से n बराबर 3 में, और चौथी बच्चों कंडीशन है, हम चौथी को यहाँ पर लिख रहे हैं समझो, n बराबर 3 से n बराबर 1 में। ठीक, कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए बच्चों आपको एक बात बता दें, हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में जो एनर्जी होती है वो याद रखना, फार्मूला होता है En = -13.6/n² इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में एनर्जी कितनी होती है? अब क्वेश्चन ये कहाँ से आया है बच्चों ये वैल्यू, तो याद रखना एक फार्मूला होता है -RCH/n²। जब इसे R की वैल्यू रिडबर्ग नियतांक, C प्रकाश की चाल, H प्लांक नियतांक, इसकी अब अगर वैल्यू इसमें पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू निकल के ऑटोमेटिक आ जाएगी। ठीक, मतलब इस R की वैल्यू C की वैल्यू पुट करने से, जब का सिंप्लीफाई करने से ये वैल्यू निकल के आती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो मिला के ये हमने फार्मूला इससे कंसीडर कर लिया कि हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में जो एनर्जी होगी वो होगी -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, इसी के सहायता से बच्चों हम ये देखेंगे कि दूसरे ऑर्बिटल में कितनी ऊर्जा है, तीसरे ऑर्बिटल, पहले ऑर्बिटल में कितनी ऊर्जा है, फिर चौथे में, फिर दूसरे में, है ना। इस टाइप से हम देखते रहेंगे। उसके बाद अब हम एक चीज और आपको बता दें, पूरा क्लियर ही कर दें बात। देखिए जब बोहर नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऑर्बिटल से निम्न ऑर्बिटल में आता है तो वो वैद्युत ऊर्जा का उत्सर्जन करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बच्चों फोटॉन के रूप में चलती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती है वो फोटॉन के रूप में चलती है, क्योंकि फोटॉन क्या है, फोटॉन प्रकाश में उत्पन्न होते हैं, है ना, यानी प्रकाश की तीव्रता में फोटॉन की पैदा होते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फोटॉन के रूप में चलता है। फोटॉन की बच्चों ऊर्जा होती है E बराबर hν। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऑर्बिटल से निम्न ऑर्बिटल में आएगा तो ऊर्जा रिलीज करेगा ΔE = hν। तो अगर यहाँ से हम बच्चों न्यू की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा ΔE/h। यहाँ से क्लियर ये होगा। क्वेश्चन ये कहता है कि भाई मिनिमम आवृत्ति कहाँ होगी, इन चार, यहाँ पर 4 कंडीशंस हैं, इनमें मिनिमम आवृत्ति कहाँ होगी। तो यहाँ से कंडीशन में पता लग गया है बच्चों की जो न्यू का मान है, जो फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू है वो का नाम ओनली डिपेंड करता है ΔE पर, उत्सर्जित का नाम ऊर्जा पर, ना कि H पर, क्योंकि H यहाँ पर कांस्टेंट है, ये ना बढ़ता है ना घटता है।
तो कहने का मतलब ये है कि जो न्यू का मान है वो उत्सर्जित एनर्जी के अनुक्रमानुपाती होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर यानी उत्सर्जित ऊर्जा का मान बढ़ेगा तो न्यू बढ़ेगा, अगर उत्सर्जित ऊर्जा का मान घटेगा तो न्यू घटेगा। अब हमें ये देखना है कि किस केस में उत्सर्जित ऊर्जा की वैल्यू सबसे मिनिमम होगी। जिस केस में उत्सर्जित ऊर्जा की वैल्यू सबसे मिनिमम होगी बच्चों, समझो वहीं पर न्यू की वैल्यू भी सबसे मिनिमम होगी। तो जब इलेक्ट्रॉन बच्चों अगर 2 से 1 में जाता है तो हम देखेंगे कितनी ऊर्जा रिलीज होगी। तो हम सीधे लिख सकते हैं E2 माइनस E1, E2 माइनस E1। अब याद रखना, आपको बता दें कि प्रथम ऊर्जा स्तर में अगर हम एनर्जी निकालें तो यहाँ n की जगह पर अगर हम 1 पुट करें तो ये हो जाएगा -13.1 स्क्वायर यानी -13.6 आ जाएगा। ठीक, अगर हम दूसरे की निकालें तो 13.6 यानी 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर का मतलब 4, डिवाइड करो -4 × 12, 4 × 16 यानी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस टाइप से हम देख रहे हैं कि E2 की वैल्यू है जो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और E1 की वैल्यू निकल के आई है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करें तो ये बनेगा प्लस का 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी पहले केस में बच्चों एनर्जी इतनी निकल के आई है। ठीक, बात करें अगर हम दूसरे केस की, तो दूसरे केस में अगर हम उत्सर्जित ऊर्जा देखें तो हम लिखेंगे E4 माइनस E2। अब जब यहाँ से आप 4 करेंगे, समझो E4 अगर हम वैल्यू निकालना चाहें, इसे मिटा दें बच्चों। अगर हम E4 की वैल्यू निकालना चाहें तो हम लिखेंगे -13.6 अपॉन n स्क्वायर होता है 4 स्क्वायर हो जाएगा -13.6 अपॉन 16। जब आप डिवाइड करेंगे तो आएगा -0.85। ठीक, -0.85 और E2 की वैल्यू आपको पता ही है क्या है, -3.4। 0.85 माइनस प्लस 3.4, आप जब आप इसे माइनस करेंगे तो बच्चों ये रहेगा 5 से 5, 13 में से 8 गया 5, 2.55। ठीक, डेल्टा ई दूसरे केस में डेल्टा ई बच्चों इतना आया। अगर हम बात करें थर्ड केस की, थर्ड केस में अगर हम डेल्टा ई निकालें तो हम लिखेंगे E4 माइनस E3। अब E4 कितना है बच्चों, E4 है -0.85 और E3 जो होता है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन करें बच्चों तो माइनस माइनस प्लस, इससे अगर हम इसमें सब्ट्रैक्ट करें तो बच्चों ये रहेगा का नाम 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, डेल्टा ई इस केस में इतना आया। ठीक बच्चों, चाहे तो आप घटा के देख सकते हैं 0.85, 11 से 5 6। ठीक, अब हमें एक चौथा केस बचा है, उस केस में भी बच्चों देखना है। डेल्टा ई इज इक्वल टू E3 माइनस E1। तो इस केस में जो E3 की वैल्यू बच्चों होगी वो होगी -1.51 और -13.6। ब्रैकेट ओपन करो, 13.6। अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करें तो ये 9 बचा, 15 में से का नाम ये 5, 12.09। तो जो हम देख कह रहा है कि सबसे कम एनर्जी क्या है तीसरे केस में। जहां पर सबसे कम एनर्जी होगी याद रखना वहीं पर न्यू का मान सबसे कम होगा, क्योंकि क्या होता है फार्मूला बच्चों क्या होता है का नाम न्यू इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन एच। अगर डेल्टा ई कम होगा तो न्यू का मान कम होगा। ठीक, तो सब जहां पर सबसे कम डेल्टा ई है यानी सबसे कम उत्सर्जित ऊर्जा है तो वहां पर न्यू का मान कम होगा। तो हम देख रहे हैं कि तीसरे केस में, कौन से केस में, तीसरे केस में n बराबर 4 से n बराबर 3 में, n बराबर 4 से n बराबर 3 में न्यू का मान सबसे कम, सॉरी एनर्जी का मान सबसे कम है, इस वजह से न्यू का मान भी सबसे कम होगा, यानी राइट आंसर हमारा ऑप्शन 3 होगा। तो ऐसे केस में न्यू का मान सबसे कम होगा यानी न्यू मिनिमम, क्योंकि डेल्टा ई मिनिमम। ठीक बच्चों, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर लेना। तो बच्चों आज से मेरा ये टारगेट रहेगा 70 में 70। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।